आज के लेक्चर में हम सेक्शन 1.5 डिस्कस करेंगे जो कि सॉल्यूशन सेट्स ऑफ लीनियर सिस्टम्स के ऊपर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट्स ऑफ लीनियर सिस्टम्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन ये कि एक दफ़ा रिव्यू भी हो जाएगा ये, और कुछ प्रॉब्लम्स भी इस पे अब देख लेंगे। ठीक है, तो फिजिकल जो क्लासिफिकेशन होती है सिस्टम्स की, वो दो तरीके से होती है। एक है होमोजीनस सिस्टम हमारे पास, और एक है नॉन होमोजीनस सिस्टम। ठीक है, तो नॉन होमोजीनस होमोजीनस सिस्टम वो सिस्टम्स हैं हमारे पास जिनको हम ए एक्स इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऐसे लीनियर सिस्टम्स जिनके अंदर कोई इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखूं एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसमें देखें कोई भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर ऑन कॉन्ट्रेरी अगर मैं इस सिस्टम को देखूं एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो अब देखें इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म मौजूद है, जिसको फिर हम इस तरह से लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वन एंड देन टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो इस नेगेटिव वन की वजह से ये सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनस हो जाता है, क्योंकि हम इसको ए एक्स इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बल्कि हम इसको फिर ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये राइट हैंड वेक्टर आता है। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है लीनियर सिस्टम्स की। अब जो होमोजेनस सिस्टम होते हैं हमारे पास, उनके टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से हमारे पास जो नॉन होमोजेनस सिस्टम थे उनमें हमारे पास यूनिक, इन्फिनिट मैनी एंड नो सॉल्यूशन था। ठीक है, तो होमोजेनस के केस में एक्स इक्वल्स टू जीरो के केस में हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस होते हैं। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये इक्वेशन है टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो एंड माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखें अगर इस सिस्टम का जो है सॉल्यूशन हमें पता है कि एक्स जीरो और वाई जीरो अगर हम पुट करें इस सिस्टम में, तो जाहिर है कि ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, और ये माइनस जीरो प्लस थ्री टाइम्स जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों सिस्टम्स को जो है वो सेटिस्फाई करेगा ये पेयर। अगर सिर्फ और सिर्फ किसी सिस्टम का सॉल्यूशन जीरो जीरो हो, किसी होमोजेनस सिस्टम का, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसका सॉल्यूशन जीरो जीरो के अलावा भी है, फॉर इंस्टेंस हम इस सिस्टम को ले लेते हैं इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो इस सिस्टम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू जीरो भी इसका सॉल्यूशन है, और इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आता हूँ, रिड्यूस रॉ इक्लोन फॉर्म में या रॉ इक्लोन फॉर्म में, तो अब यहाँ पे आर टू इक्वल्स टू आर टू माइनस टू आर वन करने से मेरे पास जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा टू फोर जीरो जीरो। ठीक है, ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो है बेसिकली ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, और राइट हैंड वेक्टर हमारे पास जीरो जीरो है क्योंकि होमोजेनस सिस्टम है। तो अब देखें जो पहली रॉ है वो क्या इंडिकेट करती है? टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें मिलता है टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर वाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू वाई। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास इसमें फ्री वेरिएबल है वाई। तो अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो सिंपली ये बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू वाई। और y को अगर मैं लेट सपोज कहता हूँ कि कोई पैरामीटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देन हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा s टाइम्स नेगेटिव टू एन वन। ठीक है, अब ये s चूंकि फ्री वेरिएबल है, अब इस s की कोई भी वैल्यू आप चूज करें और आपके पास पेयर बनता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं s1 रखता हूँ, तो मेरे पास x इक्वल्स टू माइनस टू एंड y इक्वल्स टू वन, एक पेयर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पेयर इस सिस्टम में प्लग करें आप, तो दोनों इक्वेशंस को ये पेयर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे, फॉर इंस्टेंस s को अगर मैं हाफ रखता हूँ, तो मेरे पास जो पेयर आएगा एक्स वाई का वो क्या आएगा? वो आएगा नेगेटिव वन एंड हाफ। ठीक है, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी इस सिस्टम को। इस तरह से इन्फिनिट मैनी वैल्यूज जो है वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस।
ठीक है, जिसमें 0 0 के अलावा भी हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। अब फॉर इंस्टेंस इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ये एक सिस्टम है, इसको हम रिड्यूस रॉ इक्लोन फॉर्म में लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पहली रॉ है वो क्या इंडिकेट कर रही है, x1 - 4/3 x3 = 0। और सेकंड रॉ में हमारे पास यहाँ पे 1 है, बाकी 0 है, तो इट मीन्स दैट x2 = 0। और थर्ड रॉ 0 है। तो अब देखें यहाँ से हमें x1 जो है वो इन टर्म्स ऑफ x3 मिल रहा है, विच मीन्स दैट के x1 जो है वो x3 पे डिपेंड कर रहा है, और x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है। तो x3 को अगर मैं s पैरामीटर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन का पेयर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। x1 को मैं लिख सकता हूँ 4/3s, x2 हमारे पास 0 है, और x3 जो है वो s हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन अगर मैं s को कॉमन लेता हूँ आउटसाइड, तो यह आएगा 4/3 0 एंड 1। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसको जो है वो बेसिस ऑफ नल स्पेस भी कहते हैं, या सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर है, और जैसे जैसे हम s को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे हमें पेयर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास आया है वो इस वेक्टर की फॉर्म में आया है। ठीक है, तो अब देखें इस वेक्टर को अगर हम ज्योमेट्रिकली लिखना चाहें, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर आया है वो है v जो है वो 4/3 0 1 है। ठीक है, तो अब इसका स्पैन अगर हम बनाना चाहें तो ये क्या होगा, ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम अब देखें ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x3 टाइम्स v, बेसिकली इस तरह से आ रहा है। क्यों, क्योंकि v जो वेक्टर है हमारे पास वो है 4/3 0 एंड 1, और x3 को हमने s अज्यूम किया था, जाहिर सी बात है, तो s टाइम्स v भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x3 को हमने s नाम दिया था, या x3 टाइम्स v लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे x3 को हम डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे ये सेट हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो वेक्टर है, तो x3 टाइम्स v है। ठीक है, तो अब ये जो इसका स्पैन बनेगा वो क्या बनेगा, अ लाइन थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये वेक्टर है आपके पास v, अगर इसको हम ड्रॉ करें 4/3 0 1, तो ये हमारे पास एक लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, बेसिकली ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ भी किया था वेक्टर। वेक्टर कोई भी वेक्टर अगर हमें गिवन है तो हम उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये x1 है, ये x2 है, और ये x3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सिमिलरली हम इस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर हमारे पास कोई होमोजेनस सिस्टम है x = 0, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, अगर 0 0 सॉल्यूशन आता है तो वो सिंपल ओरिजिन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो फिर हम इसको एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको थ्योरी पार्ट के अंदर भी मिलेगा ये। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पे है ज्योमेट्रिकली द सॉल्यूशन सेट इज अ लाइन थ्रू 0 इन R3। ठीक है, तो ये लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये आप देखें R3 में है और ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर अब देखें हम एक सिंगल इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, ये भी एक सिस्टम है, पहले हमने डिस्कस की थी ये बात शुरू में ही। तो अब देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10x1 = 3x2 + 2x3, वेयर x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x1 = 3/10 x2 + 2/10 x3। तो अगर मैं x2 को s कह देता हूँ और x3 को जो है वो t कह देता हूँ फॉर सपोज, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन यानी बेसिस जो आएंगे नल स्पेस के वो क्या आएंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x1 किसके इक्वल है, 3/10s + 2/10 t। ठीक है, और x2 क्या है, x2 हमारे पास s है और x3 t है। ठीक है, फर्दर इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/10s, और यहाँ पे s और यहाँ पे 0 + 2/10 t 0 एंड t। ठीक है,
तो इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मैं इनमें से एस और टी कॉमन लेता हूँ तो फिर हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे एस आउटसाइड आ जाएगा 3/10 1 0, ठीक है, प्लस टी आउटसाइड यहाँ पे आ जाएगा 2/10 0 and 1, ठीक है। तो ये वेक्टर्स आप देख सकते हैं। 2 0 1 यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1 0, और 2 0 1, अच्छा 0.3 है ये, सॉरी। तो 0.3 मतलब 3/10, ठीक है। इस तरह 0.2 मतलब 2/10, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब इसमें थ्योरी पार्ट के अंदर आप देखें कि अच्छा, अब देखें ये दो वेक्टर्स आए हैं। पहले केस में हमारे पास सिंगल वेक्टर आ रहा था, तो अब ये चूंकि दो वेक्टर्स हैं, तो अगर एक को हम यू कहते हैं एक को वी कहते हैं, तो दो वेक्टर्स, अब ये दो लाइंस हमारे पास आ जाएंगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक लाइन यू है और एक लाइन वी है। तो इनका स्पैन क्या होगा, इनका स्पैन ऑलरेडी हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया था। इस वी के पैरेलल में इस यू से एक लाइन बनाऊंगा, ठीक है, ये वेक्टर है। एंड देन इस वी से मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, तो ये जो पूरा सेट आएगा, पूरा जो मेरे पास प्लेन आएगा, ये इसका स्पैन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ होमोजेनस इक्वेशन ax equals to 0 can always be expressed explicitly as span v1 to vp for suitable vectors v1 to vp। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वेक्टर्स आए हैं, तो ये n वेक्टर्स भी हो सकते हैं अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो, अब यहाँ पे तो R3 में थी इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास Rn में इक्वेशन होगी तो जाहिर सी बात है और ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास आएंगे, तो वीपी से रिप्रेजेंट किया है। एंड इफ द ओनली सॉल्यूशन इज जीरो वेक्टर देन द सॉल्यूशन सेट स्पेन इज जीरो, ठीक है। अगर सिर्फ जीरो वेक्टर सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो उसका स्पेन क्या होगा, जीरो, सिर्फ ओरिजिन। इफ द इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन फ्री वेरिएबल, और अगर उसमें एक फ्री वेरिएबल होगा, जैसे कि पहले की केस में आया था हमारे पास, इस केस में हम देख सकते हैं हमारे पास एक फ्री वेरिएबल था, ठीक है। ये एक x3 जो है वो फ्री वेरिएबल था, तो फिर इस सूरत में हम एक सिंगल लाइन जो है वो बना सकते हैं थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल दो हैं जैसे इस केस में, तो फिर वो क्या होगा, वो उसका स्पैन जो होगा वो इसका v और u का जो स्पैन है वो होगा, ठीक है। यानी कि एक प्लेन होगा। तो 1D के केस में जो है वो सिंपल हमारे पास एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। द सॉल्यूशन सेट इज अ लाइन थ्रू ओरिजिन if ax equals to 0 has only one free variable, and a plane through the origin if ax equals to 0 has two or more free variables, ठीक है। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब उसके बाद है पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म। अब पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म जो है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स के केस में हमें मिलेगी। अब वो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब देखें ये सिस्टम है हमारे पास ax equals to b। अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इसको हमने रिड्यूस रॉ इक्लोन फॉर्म किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें पहली रॉ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये रिप्रेजेंट करती है x1 - 4/3 x3 इक्वल्स टू 1, x2। सेकेंड रॉ क्या रिप्रेजेंट करती है, x2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला x1 इक्वल्स टू 1 + 4/3 x3। तो अब x3 चूंकि हमारे पास फ्री वेरिएबल है, इसको मैं s नाम दे देता हूँ। तो अब हम जो बेसिस ऑफ नल स्पेस हैं उनको कैसे लिख सकते हैं, x1 इक्वल है 1 + 4/3 s, x2 इक्वल है सिंपली 2 के, और x3 हमारे पास है s, ठीक है। तो अब इसको फर्दर अगर मैं स्प्लिट करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 0, ठीक है, प्लस s टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 4/3 0 and 1, ठीक है। आ, यहाँ पे -1 है, सॉरी, यहाँ पे ये -1 है, ये -1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये दो वेक्टर्स आए हैं, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इससे s मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर इस वेक्टर को मैं v नाम देता हूँ, अब ये जो है ये फिक्स्ड है,
ठीक है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो ये 1 2 0 जो है फिक्स्ड है, इसको हमने पी नाम दे दिया, इसको एस नाम दे दिया। तो अब हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, पी प्लस एस वी। ठीक है, सॉल्यूशन स्पेस जो हमारे पास है इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको यहाँ पे इन्होंने टी भी लिखा है क्योंकि इन्होंने फ्री वेरिएबल को टी रिप्रेजेंट किया है, मैंने एस रिप्रेजेंट किया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, यूजुअली एस और टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस टी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। उसके बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, -1 2 0 प्लस एस टाइम्स 4/3 0 1। अब देखें इसका जो है वो हम ज्योमेट्रिकली इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखें ये पी जो है ये फिक्स है हमारे पास, ये वेक्टर। तो इसको हम ओरिजिन से जो है वो बना सकते हैं इजीली। ठीक है, वेक्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वो है टी टाइम्स वी। ठीक है, अब ये सिंपल वी वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो अब इस पी और वी का जो स्पैन है वो ये एरिया है, तो ये इनका स्पैन जो होगा वो ये तो पूरा एरिया आ जाएगा पी और वी का। ठीक है, तो दिस x is equals to p plus tv describes the solution set of x equals to b in parametric vector form। पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे t एज अ पैरामीटर यूज किया है इन्होंने। ठीक है, हमने s यूज किया था तो वो भी पैरामीटर है। Recall from example 1 that the solution set of x equals to 0 has the parametric vector equation x equals to tv। अब वहां पे p नहीं था, ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ वहां पे क्या आ रहा था, सॉल्यूशन s टाइम्स 4/3 0 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ रहा था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे पी भी आ रहा है क्योंकि ये नॉन होमोजीनस को डील कर रहे हैं हम। ठीक है, तो thus the solution ax equals to b are obtained by adding vector p to the solution ax equals to 0। ठीक है, यानी जो ax equals to 0 का जो सॉल्यूशन था हमारे पास, x equals to 4/3 0 1 टाइम्स s। अब ax equals to b में सिर्फ क्या चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आई है, वो ये p वेक्टर आया है। ठीक है, p प्लस ये s टाइम्स v। ठीक है, तो the vector p itself is just one particular solution of ax equals to b corresponding to 2 is equal t is equals to 0। अब देखें अगर मैं यहाँ पे s equals to 0 पुट करता हूँ तो सॉल्यूशन खाली क्या रह जाएगा, p रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। और s को तो मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, s को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट ऑफ ax equals to b ज्योमेट्रिकली वी कैन थिंक ऑफ वेक्टर एडिशन एज अ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मीन्स क्या है कि ओरिजिन से ट्रांसलेट हो जाएगा। पहले तो हमारे पास एक सिंगल लाइन थ्रू ओरिजिन आ रही थी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे पी वेक्टर भी है इजाफी, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के केस में देखते हैं कि अगर मैं y इक्वल्स टू एम एक्स लिखता हूँ खाली, तो ये एक लाइन थ्रू ओरिजिन आती है। लेकिन जैसे ही अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो जाता है, तो ये c की वजह से ये ट्रांसलेट हो जाती है लाइन। ठीक है, ये इंटरसेप्ट इसमें आ जाता है, तो इसको एज अ इंटरसेप्ट आप सोच सकते हैं, पी प्लस एस वी। ठीक है, तो पी इसमें इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं, देखें ये हमारे पास जो इनिशियली लाइन थ्रू ओरिजिन थी फॉर ए एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये ए एक्स इक्वल्स टू बी के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये पी की वजह से ट्रांसलेट हुआ है, तो ये एल प्लस पी आप देख सकते हैं। तो इसको आप इससे कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इसको कंपेयर करके आपको बताया है। और सेम रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये जो सॉल्यूशन है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ए एक्स इक्वल्स टू बी में इस पी की वजह से जो है ये ट्रांसलेट हो गया है। ठीक है, और ये पी वेक्टर है हमारे पास। इसको 2 by 2 के केस में भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा था,
एक्स इक्वल्स टू -2y, और y को मैं अगर फ्री वेरिएबल लूँ तो जो सॉल्यूशन आएगा एक्स वाई वो मेरे पास आएगा -2s और s, ठीक है, यानी आएगा -s टाइम्स 2n1। ठीक है, और अगर इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से कर दूं 2x + 4y इक्वल्स टू 2 एंड x + 2y इक्वल्स टू 1, तो अब इसका अगर हम रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म बनाते हैं तो देखें ये क्या आएगा। एक मिनट, 2 4 1 2 और 1। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करते हैं तो इधर ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, R2 -½ R1, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 4 0, एंड यहाँ पे आएगा 2 और ये 0। अब यहाँ से पहली रो क्या इंडिकेट कर रही है, 2x + 4y इक्वल्स टू 2, विच मीन्स दैट 2x इक्वल्स 2 - 4y, x इक्वल्स टू 1 - 2y। अब y अगर मेरे पास फ्री वेरिएबल है तो x इक्वल्स टू 1 - 2s इसको लिख सकते हैं। ठीक है, y s है, तो अब सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा, यानी नल स्पेस की जो बेसिस आएंगी वो इस तरह से आएंगी 1 - 2s एन एस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 0 + s इंटू -2n1। ठीक है, अब ये देखें ये p + sv की फॉर्म है, तो ये 1 0 जो है बेसिकली क्या है, अगर R2 में मैं इसको ड्रॉ करूं तो 1 0 सिंपल मेरे पास ये वेक्टर आएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो -2, 0 है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका जो है वो स्पैन बना सकते हैं, तो p + sv है। ठीक है, अच्छा, अब इसके नीचे हम देखते हैं, अब ये देखें कि जनरलाइज कर रहा है थ्योरम। ठीक है, सपोज द इक्वेशन x = b इज कंसिस्टेंट फॉर सम गिवन p and let p be a solution, then the solution set of ax = b is the set of all vectors of the form w = p + vh। ठीक है, वही चीज़ है, उसकी जनरलाइजेशन है, वेयर वी एच इज सॉल्यूशन टू द होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ जाता है जब आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम आता है, तो उसके सॉल्यूशन को सिंपली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए एक्स इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन जो है वो ये स्पैन है, तो फिर ए एक्स इक्वल्स टू बी जो है सिर्फ ट्रांसलेट होगा बाय वेक्टर पी। ठीक है, जो ये वेक्टर पी होगा इस वेक्टर से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये सेक्शन 1.5 है, इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये डेविड सी ले की बुक है बेसिकली, डेविड सी ले, और इसका सेक्शन है 1.5। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख सकते हैं कि ये प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, तो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसको जो है वो सॉल्यूशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और इनके सॉल्यूशन भी आपको एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, आप इसको देख सकते हैं कि इसको रिड्यूस करेंगे पहले, ये इक्वेशंस आ जाएंगी और यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें p + tv या sv की फॉर्म में आ गया, ये p है हमारा, ये v है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स क्या होगा, इस लाइन थ्रू p इन द डायरेक्शन ऑफ v। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज द लाइन थ्रू p इन द डायरेक्शन ऑफ v। ठीक है, इसी तरह से ये आप सॉल्व कर लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.6 सेक्शन 1.6 जो है वो, सेक्शन 1.6 हम स्किप करेंगे, एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का पार्ट इसमें नहीं है।
तो सेक्शन 1.6 के बजाय हम सेक्शन 1.7 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।